नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बुक चैनल में। दोस्तों यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2022 आपका अक्टूबर में है और वीडियो 2018 री एग्जाम आपका लगभग नवंबर में हो जाएगा। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा था कि आपको जो है क्वेश्चन फॉर्म में जीएस की जो है प्रिपरेशन करवा रहा हूँ मैं। ठीक, क्वेश्चन आप पढ़ें आप कहीं से भी, रटें आप कहीं से भी, लेकिन आप क्वेश्चन यहाँ से करते रहेंगे तो आपका कल्याण निश्चित है। जीएस में तो आपका कल्याण 100% हो जाएगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। इस सेट में हम लोग 25 क्वेश्चन रखेंगे और मैं धीरे धीरे टॉपिक वाइज टॉपिक करा रहा हूँ। मतलब जैसे कि एंशिएंट ले लूँगा, एंशिएंट में कोई टॉपिक पकड़ लूँगा, उससे पूरे पूरे क्वेश्चन करा दूंगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, आप उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देख लें। पहला क्वेश्चन इसमें से ये कह रहा है कि निम्न में से किसे वेद की संज्ञा नहीं दी गई है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि वेदों की संज्ञा किसे नहीं दी गई है। अगर आप ट्रिपल एस सी का पेपर देखें तो कुछ कुछ क्वेश्चन बहुत बेसिक आ जाते हैं, ये भी बेसिक ही क्वेश्चन है। आपको पता है कि चार वेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, 4 वेद होते हैं। तो इसमें आपका जो है मनुस्मृति, ठीक, मनुस्मृति आपका वेद की श्रेणी में नहीं आएगा। ठीक, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। मनुस्मृति आपकी श्रेणी में नहीं आएगा। पीला कर लेते हैं इसको, हाँ सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, मनुस्मृति। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसे प्रमुख वेद की संज्ञा दी गई है? आपको पता है कि सबसे पहले अगर आप कालों में भी देखेंगे तो सबसे पहले आपको ऋग्वेदिक काल मिलेगा। ठीक है, फिर आपको उत्तर वैदिक काल मिलेगा, या फिर ऋग्वेदिक काल भी बोलते हैं उसको, वैदिक काल भी बोलते हैं। फिर उसके बाद उत्तर वैदिक कालों में जो वैदिक काल होता है, वैदिक कालों में सारी की सारी चीजें जो है ऋग्वेदिक काल से ऋग्वेद के हिसाब से चलती हैं। और उसके बाद जो उत्तर वेद में जो है आपके यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये तीनों वेद आपके आए थे। तो सबसे प्रमुख वेद की अगर हम बात करेंगे तो आपका हो जाएगा ऋग्वेद इसका जो है वो आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है, ऋग्वेद में टोटल कितने मंडल हैं? बहुत सारे बच्चों को ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन लग रहे होंगे। अच्छी बात है, क्योंकि कभी कभी आप सिंपल क्वेश्चन भी गलत करके आते हो। नहीं है आपको विश्वास है तो जो आप पेपर दे चुके हो वो देख लो। जल्दीबाजी में, हड़बड़ाहट में या गोला भरते समय आप 100% गलतियां करते हो। तो ये पूछ रहा है कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं। तो देखिए दोस्तों, ऋग्वेद में जो है वो टोटल आपके 10 मंडल हैं। 10 मंडल हैं और आपका 1028 सूक्त हैं। ठीक, और इसके पढ़ने वालों को, जो इसकी जो सूक्तों को, या फिर जो इसके जो ऋग्वेद को पढ़ने वालों को क्या कहते हैं? इसको होत्र कहते हैं। होत्र, इसके जो पढ़ने वाला है वेदों को, इस वेद को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? होत्र। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 10 मंडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? अभी मैंने आपको बताया है, तो इसको कहते हैं होत्र। इसको इस तरीके से भी लिखते हैं और इसको इस तरीके से भी लिखते हैं। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। ऋग्वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों होत्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है? बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो दोस्तों ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र का जो है आपका उल्लेख है? तो गायत्री मंत्र का उल्लेख आपका 3रा, 7वां, 10वां और पहला, इसमें आपका आंसर हो जाएगा ए। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। गायत्री मंत्र जानते होंगे, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम वाला, उसको हम गायत्री मंत्र बोलते हैं। ठीक है, 6th क्वेश्चन है, ऋग्वेद के किस मंडल में 4 वर्ण, ठीक है, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, आपका वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्णों का उल्लेख आपका किस मंडल में किया गया है? ये आपसे क्वेश्चन जो है वो पूछ रहा है। तो दोस्तों इसका आंसर है आपका 10वें मंडल में। ठीक है, 10वें मंडल में आपका 4 वर्णों का उल्लेख किया गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों में है? ठीक है, गद्य और पद्य आपका दोनों में आपका उल्लेख इसका दोनों में कौन सा है? इसमें आपके ऑप्शंस ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो दोस्तों इसका आंसर है आपका बी, यजुर्वेद। यजुर्वेद जो है वो गद्य और पद्य दोनों में होता है। ठीक है, और इसके पढ़ने वाले को, जो यजुर्वेद को पढ़ता है, उसको हम कहते हैं अध्वर्य। ठीक है, अध्वर्य हम इसको कहते हैं जो इसको पढ़ता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाला उद्रार्थ कहलाता है? उद्रार्थ, इसमें से कौन सा ऐसा वेद है जिसकी ऋचाओं को पढ़ने वाले को उद्रार्थ कहलाते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर है आपका सामवेद। ठीक है, सामवेद के पढ़ने वाले को, जैसे मैंने आपको बताया, ऋग्वेद के पढ़ने वाले को होत्र कहा जाता है, और आपका यजुर्वेद के पढ़ने वाले को अधर्व कहा जाता है। अधर्व।
ठीक। और आपका सामवेद के पढ़ने वाले को उद्रार्थ कहा जाता है, ठीक है, उद्रार्थ। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बलि के समय अनुपालन के नियमों का संकलन किस वेद में है? जैसे जब किसी जानवर की बलि दी जा रही होती है, ठीक है, तो उस समय किन नियमों का पालन करना चाहिए, वो किस आपके वेद में उल्लेखित है ये, ठीक, किस आपके जो है वेद में उल्लेखित है? तो दोस्तों ये आपका है कि यजुर्वेद में लिखा गया है कि भाई आपके जो बलि के समय अनुपालन करने वाले नियम जो होंगे वो आपको कौन कौन से होंगे, ये आपको यजुर्वेद में बताया गया है, ठीक है। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन जो है वो है, निम्न में से किस वेद में कन्याओं के जन्म की निंदा की गई है? ठीक है, कन्याओं के जन्म की निंदा। देखिए हमेशा याद रखिए, जैसे जैसे वेदों का विकास बढ़ा है आगे, या जैसे जैसे दुनिया बढ़ी है, ठीक, अगर आप ऋग्वेद में देखेंगे, ऋग्वेद को ध्यान से पढ़ेंगे तो ऋग्वेद में कहीं ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि जाति प्रथा या फिर विभिन्न जातियों में, उसमें ये लिखा हुआ है कि एक ही परिवार में, एक आपको वहां पर पूरा मंत्र मिलेगा, उसमें लिखा हुआ है कि एक ही परिवार में कई सारे सदस्य अलग अलग वर्णों से संबंधित हैं। पिता अगर जो है किसान है तो वो कृषक से हो जाएगा, अगर बेटा जो है वो लिखा पढ़ी काम कर रहा है तो वो आपका उससे हो जाएगा, माता जो है किसी और कुल की है तो वो क्षत्रिय हो जाएगी। तो एक ही घर में कई सारे आपको जो है वो वर्ण मिलते थे, लेकिन जैसे जैसे आपका विकास हुआ आगे, ऋग्वेद के बाद यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, वैसे वैसे जो है चीज़ें बिगड़ने लग गई, चीज़ों में मतलब कठोरता आनी शुरू हो गई। ऋग्वेद में सबसे सिंपल, मतलब कठोरता उसका उसमें शब्द भी नहीं है, कठोर नाम की उसमें कोई भी चीज़ नहीं थी। कोई भी आदमी किसी क्षण अपना जो है वर्ण बदल सकता था, कोई भी आदमी किसी क्षण जो है अपना कार्य बदल सकता था, कार्य के अनुसार उसके वर्णों का उल्लेख किया जाता था वहाँ पर। लेकिन आगे समय में जैसे आप ऋग्वेद, यजुर्वेद पढ़ेंगे, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद में क्लियरली ये चीज़ हो गई। फिर आगे चल के पुराणों में कि भाई जो आदमी जिस वर्ण की जाति में जन्म लेता है वो उसी वर्ण का आपका हो जाता है, लेकिन ऋग्वेद में ऐसी संज्ञा नहीं थी। निम्न में से किस वेद में कन्याओं के जन्म की निंदा कही गई है? तो दोस्तों ये आपका अथर्ववेद है। अथर्ववेद में कहा, अथर्ववेद में कन्याओं के जन्म की जो है वो निंदा की गई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वेदों को समझने के लिए कितने वेदांग की रचना करी गई? असल में क्या है कि वेद एक क्लिष्ट लैंग्वेज में लिखे गए हैं, आप उनको नहीं समझ सकते, नॉर्मल आदमी का बस की बात नहीं है, तो उनको समझने के लिए वेदांगों की रचना करी गई। तो टोटल मिला के कितने वेदांग हैं? तो दोस्तों 6 वेदांग हैं, ठीक है, 6 आपके वेदांग हैं जिनके रचना जो है वो वेदों को समझने के लिए की गई थी। 12वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वेदांग नहीं है? ठीक, तो वेदांग कौन सा नहीं है दोस्तों? तो पहला है शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, कथा वस्तु। तो इसमें जो है ABC, शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, और कल्प ये आपके वेदांग हैं और कथा वस्तु आपका वेदांग नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा डी। अब इसमें मैंने आपको पीछे बताया था कि 6 वेदांग होते हैं, 3 तो हमने आपको बता दिए कि भाई शिक्षा होता है, ज्योतिष होता है, कल्प होता है, फिर होता है व्याकरण, फिर उसके बाद होता है निरुक्त, और फिर आपका होता है छंद। ये आपके 6 जो है वो वेदांग इसमें होते हैं, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन इतिहास में पुराणों की संख्या कितनी दी गई है? ठीक, पुराणों की टोटल संख्या कितनी थी? देखिए दोस्तों क्या है कि ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि क्या है कि कभी कभी ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें 100 में से 90 लगे इसको ठीक करेंगे, लेकिन अगर आपने धोखे बस इसको गलत कर दिया तो सोचिए आप एक क्वेश्चन पीछे नहीं, आप हजारों लाखों बच्चे पीछे हो जाएंगे, आप कंपटीशन से लगभग आप बाहर हो जाएंगे, क्योंकि इस समय गला काट कंपटीशन है। अगर आप एक भी क्वेश्चन से या 2 क्वेश्चन से भी अगर आप चूकते हैं, अगर आप गलत करके आते हैं, जानबूझ के वहाँ पर आते हुए क्वेश्चन को गलत करके आते हैं, तो समझ लीजिए, देखिए टफ क्वेश्चन सबके लिए टफ होता है, लेकिन सिंपल क्वेश्चन भी सभी के लिए सिंपल होता है, ठीक है। तो प्राचीन इतिहास में पुराणों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों 18 जो है वो संख्या है पुराणों की। आंसर आपका हो जाएगा सी, 18। 18 जो है वो आपके पुराणों की संख्या है। इनका जो है रचना जो है एक लोमहर्ष कवि थे, वो लोमहर्ष आपके ऋषि थे, इन्होंने आपकी रचना करी थी। सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है? सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है? तो दोस्तों ऑप्शंस हैं गरुड़ पुराण, मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण और वायु पुराण। तो याद रखिएगा,
मत्स्य पुराण जो है ये आपका सर्वाधिक पुराना है। यूपीपीसीएस में एक बार नहीं कई बार क्वेश्चन आया है, यूपी ट्रिपल एससी में कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है आपका, तो यह है आपके मत्स्य पुराण। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने वो सारी कोशिश करी है कि आपका एक लाइन में भी अगर आपका किसी भी चीज़ में क्वेश्चन बनना होगा तो मैं क्वेश्चन बनाऊंगा आपको, चाहे वो आपको सरल लगे चाहे वो आपको कठिन लगे। निम्न में से कौन सा पुराण गुप्त वंश से संबंधित है? ठीक भाई, पुराणों की रचनाओं भी वंशों में हुई है, मतलब विभिन्न विभिन्न शासक आए, उन्होंने अपनी रचनाएं करी। ठीक है, तो निम्न में से कौन सा पुराण गुप्त वंश से संबंधित है? तो इसमें भी आपका ऑप्शंस हैं गरुड़ पुराण, मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण और वायु पुराण। तो यहाँ आपका गुप्त वंश जो है वो वायु पुराण गुप्त वंश से संबंधित है, वायु पुराण। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से सर्वाधिक प्राचीन पुराण किस वंश से संबंधित है? यहाँ पर आपको क्वेश्चन में से भी क्वेश्चन मिल रहा है। पहले तो आपको यह पता होना चाहिए सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है, तो मैंने आपको पहले ही बताया मत्स्य पुराण सर्वाधिक प्राचीन पुराण है। और मत्स्य पुराण जो है वो आपके सातवाहन काल से संबंधित था, सातवाहन वंश से। आंध्र सातवाहन जो है वो जो काल जो आपके वंश था उससे संबंधित था। ये आपका सर्वाधिक प्राचीन पुराण है। कौन सा? मत्स्य पुराण। और मत्स्य पुराण जो है वो आपके सातवाहन से संबंधित था। मौर्य जो है वो ये आपका विष्णु पुराण, जो विष्णु पुराण है वो आपके मौर्य काल से संबंधित है। वायु पुराण जो है यह आपका गुप्त वंश से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कथा वस्तु किससे संबंधित है? कथा वस्तु क्या है, क्या दिया है कथा वस्तु में? इसमें ऑप्शंस हैं आपके, क्या कथा वस्तु गौतम बुद्ध, महावीर, तुलसीदास, अशोक, किससे संबंधित है? तो दोस्तों कथा वस्तु जो है वो बुद्ध के पूर्व जन्मों की उसमें कहानियां दी गई हैं, तो ये गौतम बुद्ध से संबंधित है कथा वस्तु। ठीक है, गौतम बुद्ध से संबंधित है कथा वस्तु। ठीक, आगे इसमें बढ़ते हैं। और यहाँ कथा वस्तु जो है वो हीनयान से संबंधित है। हीनयान, देखिए इसमें क्या है कि बुद्ध जो धर्म था वो आपका हीनयान और महायान, इन दो में आपका बट गया। अब इसमें बहुत सिंपल सी चीज बता देता हूं जो आप जिंदगी भर याद रखेंगे। हीनयान जो है वो आपका श्रीलंका और जितना आप नीचे जाएंगे ये नीचे नीचे देशों में आपको हीनयान मिलेगा। और ऊपर अगर आप जाएंगे चीन में हो गया, आपका मंगोलिया में हो गया, आपका जापान में हो गया, साउथ कोरिया में हो गया, यहाँ सब महायान है। इनमें कॉमन डिफरेंस ये है कि हीनयानी गौतम बुद्ध की मूर्ति का पूजन नहीं करते। ठीक है, वो ध्यान को ज़्यादा प्रेफर करते हैं हीनयानी। लेकिन महायानी क्या है? महायानियों ने बुद्ध को एज अ भगवान की संज्ञा दे दी और उनका पूजा करने लग गए बाकायदा, प्रॉपर जैसे हमारे यहाँ देवताओं की पूजा होती है वैसे ही पूजा करने लग गए। तो हीनयान महायान में सिंपल अंतर यह है, हीनयानी गौतम बुद्ध की पूजा अर्चना नहीं करते हैं, महायानी गौतम बुद्ध को भगवान की तरीके से पूजते हैं, उनको उनकी पूजा करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सती प्रथा का प्रथम उल्लेख किस अभिलेख में मिला है? सती प्रथा का प्रथम उल्लेख आपका किस अभिलेख में मिला है? तो ऑप्शन हैं सोहगौरा अभिलेख, हाथी गुम्फा अभिलेख, ऐहोल अभिलेख और एरण अभिलेख। ठीक, तो दोस्तों इसका आंसर आपका हो जाएगा एरण अभिलेख। एरण अभिलेख में सती प्रथा का प्रथम उल्लेख किया गया था। अगला क्वेश्चन है एरण अभिलेख किस शासक से संबंधित है? कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो एरण अभिलेख आपका भानुगुप्त से संबंधित है। कलिंग नरेश खारवेल नहीं है, समुद्रगुप्त नहीं है, स्कंदगुप्त नहीं है, ये आपके भानुगुप्त हैं। भानुगुप्त के एरण अभिलेख में सती प्रथा का प्रथम बार उल्लेख किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी। सबसे पहले तो आप यही याद कर लीजिए, अष्टाध्यायी किसने रचित करी? पाणिनि ने करी थी। ठीक है, और ये किस काल से संबंधित थे? ठीक भाई, अष्टाध्यायी जो है उसमें किस काल के बारे में उल्लेख किया गया था? तो दोस्तों इसका आंसर आपका हो जाएगा मौर्य काल से। मौर्य काल के बारे में इसमें बहुत अच्छे से चर्चा करी गई है पाणिनि की अष्टाध्यायी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पतंजलि जो है किसके दरबार में पुरोहित थे? वैसे इसको पतंजलि हम बोलते हैं लेकिन इसका होता है पंतजलि होता है, क्योंकि यहाँ ता के ऊपर अंकी बिंदी लगती है। टाइपिंग में तो पतंजलि ही लिखा हुआ आता उसमें। तो इसमें ऑप्शन है आपके समुद्रगुप्त, भीमसेन, पुष्यमित्र शुंग और राजा राज प्रथम। तो हमेशा याद रखिए, इसको याद करने की ट्रिक मैं बता देता हूँ। तो
तो आपका पातंजलि पा से शुरू हो रहा है और पुष्यमित्र शुंग भी पा से शुरू हो रहा है। तो पतंजलि जो थे वो आपके पुष्यमित्र शुंग के दरबार में पुरोहित थे। अगला क्वेश्चन है, मेगस्थनीज किसके दरबार में राजदूत था? मेगस्थनीज जो है वो किसके दरबार में राजदूत था? तो दोस्तों इसमें आपके ऑप्शंस हैं हरिहर, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त मौर्य या समुद्रगुप्त। ठीक, इसका आंसर हो जाएगा आपका चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आपके जो है ये राजदूत बन के आए थे। ठीक, मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। अगला क्वेश्चन है, डायोनीसियस किसके दरबार में राजदूत था? ठीक है, मैंने कहा आपसे जो क्वेश्चन बन सकते हैं मैं सारे क्वेश्चन आपको बना के दूंगा एग्जाम तक जितना हो सकता है सिलेबस के अनुसार, और क्वेश्चन घूम फिर के इन्हीं में से आ जाएगा आपका। ठीक, या तो आपका क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाएगा या ऑप्शंस में से वो क्वेश्चन बना देंगे। तो डायोनीसियस किसके दरबार में आपके राजदूत थे? तो ये आपके अशोक के दरबार में राजदूत थे। समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, बिंदुसार इसके पर आंसर नहीं होंगे। इसका आंसर होगा अशोक। 24वां है, आग का आविष्कार किस काल में किया गया था? पूर्व पाषाण, नव पाषाण, पुरा पाषाण या मध्य पाषाण? तो दोस्तों इसका आंसर होगा आग का जो आविष्कार था वो पुरा पाषाण काल में किया गया था। वहीं पहिए का जो आपका आविष्कार है वो आपका नव पाषाण में किया गया था। बहुत क्वेश्चन है पाषाणकालीन युग से भी, लेकिन इसमें कम क्वेश्चन आते हैं, लेकिन तब भी आपको करके जाना है, कुछ छोड़ना नहीं है। ठीक, तो आग का आविष्कार आपके पूरा पाषाण काल में था। 25वां क्वेश्चन है, इनमें में से किस धातु का प्रयोग मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम किया गया? कौन सी धातु थी जिसका प्रयोग सबसे पहले किया गया? तो इसका ऑप्शन है आपके कांसा, पीतल, रजत, तांबा। रजत मतलब सिल्वर को कहते हैं, चांदी को कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सबसे पहले जो आता आपका था तांबा। तभी आपने देखा होगा कि ताम्रकालीन युग था एक। ठीक है, एक ऐसी सभ्यता आई थी जिसमें तांबे का आविष्कार हुआ और उसका बहुत तेजी से हथियार वगैरह सब कुछ तांबे से बनने लग गए, बर्तन, हथियार, तलवारें, सब कुछ। तो उस युग को ही ताम्रकालीन युग की संज्ञा दी गई। तो दोस्तों ये 25 क्वेश्चन थे। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, लाइक करिए, इसको जो है शेयर करिए। ठीक है, धीरे धीरे मैं सारी चीज़ें, सारे सब्जेक्ट्स की आपको जो है इसमें कराता रहूँगा। ठीक, 25 क्वेश्चन का ये आपका सेट रहेगा, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं रहेगी, क्योंकि बहुत लोगों को लंबी वीडियो परेशान कर देती है। ठीक, ना मैं इसमें लाइव क्लास ले रहा हूँ, ना मैं कुछ जो है वो आपको देता चला जा रहा हूँ। ठीक है, कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं उसका जवाब दूंगा। नहीं तो आप टेलीग्राम चैनल को डाउनलोड कर लीजिए, टेलीग्राम में आप पर्सनल मैसेज भी मेरे को कर सकते हो। अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में मेरे नंबर दे रखे हैं, उसमें व्हाट्सएप कर सकते हैं आप। आपको जो है कुछ समय बाद आपको जो है कोई भी डाउट होगा उसको आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। धन्यवाद।